हेलो एवरीबॉडी, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गया पिछले लेक्चर को और ये वाला लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन ये सारा कोड लिखा हुआ था वो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर पता नहीं क्यों वो वीडियो फाइल हो गई करप्ट और अब मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ नई फाइल बना लेता हूँ, structuresnew.c, एंड आई होप इस बार फाइल ख़राब ना हो जाए। तो जल्दी से अपने बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं, इसके अलावा अपना मेन फंक्शन लगा लेते हैं, कमेंट्स कर लेते हैं रिमूव। ठीक है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था, स्ट्रक्चर्स करे थे। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो हम डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एरेज बनाता हूँ तो उसमें अगर मैंने इंटीजर एरे बनाई है तो उसमें सारे जो चीज़ें हैं वो इंटीजर होंगी, उसके अलावा उसमें और कुछ स्टोर नहीं होगा। लेकिन स्ट्रक्चर्स ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ स्ट्रक्ट और इसको कुछ नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, और इसमें मैं एक इंट रोल नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसमें एक कैरेक्टर एरे ARR या फिर इसका हम नाम रख देते हैं नेम, और नेम जो मैं लूँगा मैक्सिमम 20 लेटर्स का लूँगा, तो एक कैरेक्टर एरे रख सकते हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट की और भी बहुत सारी डिटेल्स ले सकते हैं, पर फिलहाल के लिए यही दोनों मैं रख देता हूँ और यहाँ पे हमें लगाना है एक सेमीकोलन। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर्स एज एरेज एंड स्ट्रक्चर एज पॉइंटर्स। तो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इसमें मैं क्या क्या इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए हमने इसमें एक इंटीजर लिया हुआ है और एक कैरेक्टर एरे ली हुई है, और जब भी मैं एक स्टूडेंट डेटा टाइप से कोई भी वेरिएबल बनाऊंगा तो टोटल मेमोरी जो इसकी जो टोटल मेमोरी होगी, यानी कि यहाँ पे एक इंटीजर है तो 4 बाइट सी होगी, और एक कैरेक्टर एरे है 20 साइज की तो 20 बाइट सी होगी, तो एक 24 बाइट का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक अपना डेटा टाइप से स्टूडेंट S1, और इस स्टूडेंट के पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, क्योंकि इसे बताना पड़ेगा कि एक स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है, और इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा साइज ऑफ, और साइज ऑफ में प्रिंट कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट का, और इससे पहले यहाँ पे एक %d भी दूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो %d, और साइज ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट नहीं S1 देना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने वेरिएबल का साइज पता करना है। तो जो हमने अभी देखा है 24 बाइट्स, इसको मैं पहले सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो 24 प्रिंट हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने प्रिंट डाल दिया गलती से, प्रिंट f आएगा। सेव एंड रन, तो यहाँ पे 24 आ गया। तो 24 बाइट्स का जब भी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा 24 बाइट्स मेमोरी में मेरी यूज हो रही होंगी। अब ये मेरा एक स्टूडेंट का डेटा होल्ड कर सकता है, और उसको मैं कैसे एक्सेस करता हूँ। सबसे पहले मैं s1.name असाइन कर रहा हूँ, तो s1.name इसमें मैं पास कर देता हूँ लेट्स से ओरेकल, और यहाँ पे ओरेकल जो है वो पास नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है, जो एरेज होती है वो इम्यूटेबल होती है, स्ट्रक्चर से पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे strcpy को कॉल कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे s1.name, और s1.name में हम पास कर रहे होंगे अपना ओरेकल, तो ORACLE ओरेकल। इसके अलावा मैं s1.roll नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, s1.roll नंबर इक्वल्स, मैं इसको दे देता हूँ 56। तो ये हो गया है। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं डाल दूंगा अपनी printf स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम कॉलन और %s और एक \n दे देंगे, और रोल नंबर लिख देंगे, रोल नंबर कॉलन और स्पेस देके करेंगे %d, और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ नेम से पहले, और इसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो होगा वो होगा s1.name, क्योंकि पहले मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं s1.roll नंबर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने स्ट्रक्चर में इनपुट डाल सकता हूँ और उसका आउटपुट ले सकता हूँ। इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव करते हैं, अब रन करते हैं, और यहाँ पे मुझे अपनी एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी string.h। वैसे VS कोड ने काम मुझे करके दे दिया, मैं भूल गया था। यहाँ पे एक string.h को भी हमें इंक्लूड करना होगा, वरना हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। तो string.h, अब ये वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। तो यहाँ पे नेम आ गया है ओरेकल और रोल नंबर आ गया 56। तो ये तो हो गया, हम किसी एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि हम एक स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, अपने कॉलेज वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो उसमें पता है क्या है, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा लेना है। तो अब अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा जो है लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक एरे बना लूँगा,
अब एरे तो सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करती है और मेरा डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट टाइप की मैं अपनी एरे बना लूंगा जिसके अंदर एरे के हर एलिमेंट के पास एक रोल नंबर और एक नेम होगा। और उसके अलावा मैं यहाँ पे टाइप डेफ का भी यूज करूंगा। टाइप डेफ का यूज क्यों करूंगा, अभी एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर मुझे अपने डेटा टाइप से कोई भी वेरिएबल बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्ट जो है ये डिफाइन करता है कि मैं एक स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप बना रहा हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो मेरा डेटा टाइप है, जो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे डेटा टाइप का नाम है और S1 मेरे वेरिएबल का नाम है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ऐसे डाल देता हूँ टाइप डेफ और यहाँ पे इस सेमी कॉलन से पहले जो नीचे वाला कर्ली ब्रेसिस है इसके सेमी कॉलन से पहले मैं डाल देता हूँ STU। अब मुझे जब भी कोई वेरिएबल बनाना होगा तो मुझे इतना सारा जो तामझाम है ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे आ जाते हैं। मैं सीधा लिखूंगा STU S1। अब मैं जो पहले लिख रहा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 उसकी जगह मैं छोटी सी चीज़ लिख दूंगा STU S1। तो टाइप डेफ क्या करता है, बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसको एक एलियस नेम या फिर एक निकनेम देने के लिए यूज होता है। जैसे आप अपने दोस्त का कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम है, साउथ का कोई दोस्त है, वो नहीं कर रहा हूँ कोई रेसिज्म, बट जनरली ऐसा दिखाया जाता है कि साउथ में लोगों के लंबे लंबे नाम होते हैं। तो आपने उसे एक छोटा सा एक एलियस नेम दे दिया जो आपके लिए भी याद रखना आसान है और उस जब भी आप उस नाम को कॉल करोगे तो वही बंदा आपको आंसर करेगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप डेफ डाल के एक एलियस नेम दे दिया ताकि जब भी मुझे इस डेटा टाइप का कोई भी एक वेरिएबल बनाना हो, जैसे मैं इंटीजर के लिए खाली इंट लिख देता हूँ तो इसी तरह मैं स्टूडेंट के लिए खाली STU लिखूंगा। तो STU S1। अब हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। तो स्टूडेंट एरे और इसमें हम 5 बच्चों का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमें इनपुट कैसे लेना है, अब एरे है, एरे में हम इनपुट कैसे लेते थे, एरे में हम इनपुट लेते थे लूप को चला। तो हम यहाँ पे भी फॉर लूप चला लेंगे, इंट आई को आइटरेट करेंगे 0 से और आई जाएगा मेरा <5 क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे जो एरे है उसमें सिर्फ मैं 5 बच्चों के डेटा को स्टोर कर रहा हूँ और आई को मैं कर दूंगा ++। अब मैं सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डाल दूंगा printf एंटर डिटेल्स ऑफ %d स्टूडेंट और यहाँ पे \n और जो मेरा %d होगा वो होगा i+1। i+1 क्यों होगा, इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है बट जो मेरा यूजर है उसके लिए इंडेक्सिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, तो इसलिए मैं i+1 करूंगा। तो जब i 0 होगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और जब i 1 होगा तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। उसके बाद मैं एक printf स्टेटमेंट डाल दूंगा, printf में मैं डालूंगा नेम क्योंकि सबसे पहले मैं नेम को इनपुट ले रहा हूँ और \n ताकि यूजर जो इनपुट नेक्स्ट लाइन में दे। इसके बाद मैं कर लूंगा गेट s को यूज, तो गेट s और गेट s में मैं डाल दूंगा S1 डॉट नेम लिख रहा हूँ सॉरी ARR ऑफ i। जैसे हम नॉर्मल अपने किसी भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं ARR ऑफ i से डॉट नेम। बस इस बार आपको क्या करना है, डॉट नेम लगाना है क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर में इनपुट ले रहे हो। पहले आप इनपुट कैसे लेते थे, गेट s लोगे और अपनी ARR डाल दोगे एरे का नाम, लेकिन इस बार क्या है ARR ऑफ i, यानी कि इस एरे में ith इंडेक्स पर, तो जैसे i 0 है तो मेरा जो 0th एलिमेंट है डॉट नेम, 0th एलिमेंट के नेम में ये चीज जाके स्टोर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस बार आप कैसे कर रहे हो, पहले आप खाली अपनी कैरेक्टर एरे का नाम डाल देते थे बट इस बार आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी एरे में कौन से वाला एलिमेंट है, वो 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, उसको डिफाइन करो और फिर डॉट यानी स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हो आप, स्ट्रक्चर के अंदर आप नेम को एक्सेस कर रहे हो तो डॉट नेम। इसके अलावा मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा printf, तो इस बार हम ले रहे होंगे रोल नंबर, तो रोल नंबर \n और यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे scanf %d क्योंकि यूजर एक इंटीजर इनपुट कर रहा होगा तो इसको हम स्टोर कराएंगे %ARR ऑफ i डॉट रोल नंबर में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एरे अपने आप में एक पॉइंटर होती है इसलिए आपने यहाँ पे %, नहीं लगाया, ये मैंने एरे वाला जो चैप्टर था उसी में आपको बताया था कि जो आपका एरे का नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने जो 0th इंडेक्स है उसका पॉइंटर होता है, लेकिन इंटीजर एज सच कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे % का यूज कर रहे हैं ताकि रोल नंबर के एड्रेस पे जाके वो चीज स्टोर हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो लूप है 5 बार चलेगा और हम 5 स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो ले लेंगे और इसके बाद हमें उन्हें प्रिंट भी कराना होगा। तो फॉर लूप एक बार फिर से लिख लेंगे और int j = 0
जे जाएगा मेरा लेस देन 5 और जे मेरा हो जाएगा प्लस प्लस। इसके अलावा ये जो मैंने 5 साइज की एरे बनाई है, ये चीज़ आप यूजर से इनपुट लेके भी बना सकते हो अगर आप एक जेनरिक प्रोग्राम बना रहे हो तो। और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, पहले तो एक मैसेज डाल रहे होंगे printf डिटेल्स ऑफ परसेंटाइल डी स्टूडेंट, और जो मेरा सेकंड आर्गुमेंट होगा वो होगा मेरा j+1, क्योंकि पहला स्टूडेंट है यूजर के हिसाब से। इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ printf नेम, कॉलन लगाएंगे, स्पेस देंगे और परसेंटाइल एस को यूज करेंगे। और जिस तरीके से हम गेट एस को यूज करते हैं, इस बार हम पुट एस को यूज करेंगे। पुट एस यूज होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर आपके कंसोल पे, और यहाँ पे ARR ऑफ जे डॉट नेम, जैसे ठीक आपने इसके ऊपर किया था स्कैन करते हुए गेट एस में, उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट करते हुए भी आप यही चीज़ यूज करोगे। इसके अलावा मुझे उसका रोल नंबर चाहिए नेक्स्ट लाइन में, तो मैं प्रिंट एफ करूँगा और मेरा जो यहाँ पे परसेंटाइल एस, इसके बाद मैं एक \n दे दूंगा। ये चीज़ आप इस वाले में भी लिख सकते हो, बट चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। और स्ट्रिंग डाल देंगे रोल नंबर, कॉलन देंगे, स्पेस देंगे, परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे होंगे हमारा रोल नंबर जो हमने इनपुट लिया है, तो ARR ऑफ जे डॉट रोल नंबर। तो इस तरीके से हम 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन कोड करता हूँ, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ बंद। तो अब नेम पूछ रहा है मेरे से, नेम डाल देते हैं अभिनव, रोल नंबर हम डाल देते हैं 2। अब डिटेल्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट पूछ रहा है, और यहाँ पे ये नेम के लिए नहीं रुका, रोल नंबर के लिए रुका है। तो ये भी एक एरर है, जो मेरा इंटेंडेड एरर है, जो मैंने डाला हुआ है। फ्लो में मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा जानबूझ के, क्योंकि ये एरर एक रन टाइम एरर है जो मुझे आपको दिखाना था। एरर क्या है, बेसिकली जब भी मैं रोल नंबर को एंटर कर दूंगा, यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ रोल नंबर, तो नेक्स्ट टाइम ये नेम के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी 5 डाल दूंगा, नेम के लिए नहीं रुका, रोल नंबर पे चला गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेमोरी में एक बफर है, कीबोर्ड बफर, और उसमें मेरा जो एंटर है जब भी मैं प्रेस करता हूँ, तो \n उस बफर में स्टोर हो रहा है, जो कि अगले वाले नेम में जाके स्टोर हो जा रहा है। तो इस इंटेंशनल जो एरर मैंने डाला हुआ है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ही हम रोल नंबर इनपुट लेंगे, यहाँ पे मैंने 21st लाइन में रोल नंबर को इनपुट लिया हुआ है, तो मैं 22nd लाइन में डाल दूंगा f-, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्टैंडर्ड इनपुट। और अब जो है ये एरर हट जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन कोड करूँ दोबारा से, VS कोड के पंगे, कैन नॉट ओपन, परमिशन डिनाइड, किस लिए। ठीक है, तो ये VS कोड के पंगे थोड़े बहुत चल जाता है बाद में, आप 2-3 बार ऐसे माइक्रोसॉफ्ट गाइस। अभिनव, रोल नंबर में डाल देता हूँ सेकंड। अब देखो नेम के लिए रुक गया। दूसरा मैं नाम डाल देता हूँ ओरेकल, रोल नंबर मैं इसका डाल देता हूँ 56। इसके अलावा मैं नेम डाल देता हूँ ब्रूस, इसका मैं रोल नंबर डाल देता हूँ 12, और 4th स्टूडेंट का नाम हम डाल देते हैं लेट्स से रॉबर्ट, और रोल नंबर हम इसको दे देते हैं 59। एंड इसके अलावा एक और नाम मेरे से पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ एक और नाम कोई भी, लेट्स से हैरी, एंड इसको हम रोल नंबर दे देंगे 35। पुट एस की जगह अगर मैं परसेंटाइल एस ये हटा देता हूँ, परसेंटाइल एस रखते हैं खाली, रन करके देखते हैं, कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए। स्टिल यहाँ पे नेम में नल दिखा रहा है, रोल नंबर जाके स्टोर हो जा रहे हैं। एक तो पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे \n डाल देता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे गेट एस यूज नहीं होने का, यहाँ पे स्कैन एफ हमें करना पड़ेगा परसेंटाइल एस, और इसको हम स्टोर कर रहे होंगे अपने ARR ऑफ I डॉट नेम पे। अभी मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ एक बार, कुछ भी डिटेल्स डाल देते हैं। हाँ, तो इस बार हो गया। तो ये आई डोंट नो क्यों हुआ, तो यार गेट एस से नहीं चला पर स्कैन एफ से चल रहा है। तो आई डोंट नो ये चीज़ क्यों हो रही है। सी में काम करे मुझे वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आई डोंट नो, हो तो जाना चाहिए, बट फिलहाल स्कैन एफ से ही मुझे देखना पड़ेगा एक बार। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये जो एरर आया है ये क्यों आया है, गेट एस क्यों काम नहीं कर रहा है ऐसे स्ट्रक्चर में, और परसेंटाइल एस से हो रहा है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो परसेंटाइल एस में मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ अभिनव, रोल नंबर में डाल देता हूँ 2,
कुछ भी रैंडम नाम डाल देते हैं, मेरे क्लासमेट्स के ही डाल देते हैं 6। एंड दिस टाइम डिटेल्स में नेम्स भी प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर भी प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, और ये जो रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इसके बाद मैं एक \n दे दूंगा, तो ये जो फॉर्मेटिंग है सही हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पे एक \n डाल दोगे तो ये जो नेम है, मतलब ये जो डिटेल वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। तो ये एरर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा खुद को भी, मुझे सी में काम करे ऑनेस्टली काफ़ी टाइम हो गया। एंड ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ज़रूर दूंगा कि भाई ये scanf क्यों काम कर रहा है, गेटस काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गेटस में वो नल ले रहा है। सो आई डोंट नो। चलो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स एज पॉइंटर्स की, और पॉइंटर्स वाला जो है वो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, और ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, फिर फाइल आयो का काम करेंगे। तो अभी अगर मैं अपने स्ट्रक्चर का जो भी डेटा था वो डॉट डॉट लगा के एक्सेस कर रहा था उसको, उसका एड्रेस वगैरह जो कुछ भी था उसमें मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा था। तो अगर मैं अपने stu_s1 को डिक्लेयर करूँ, और इस बार जो मैं अपना स्ट्रक्चर है ना प्री डिफाइंड डिक्लेयर करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं नेम डाल देता हूँ लेट्स से ब्रूस, और इसको मैं रोल नंबर दे देता हूँ। वैसे अगर मैं अपने स्ट्रक्चर में जाऊँ पर तो रोल नंबर पहले है, तो मैं रोल नंबर पहले डाल लूँगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और रोल नंबर में डाल देता हूँ लेट्स से 45, ठीक है। अब 45 रोल नंबर में चला जाएगा, ब्रूस नाम में चला जाएगा। अब अगर मैं इसका एक पॉइंटर बना लेता हूँ, तो stu*ptr इक्वल्स m% ऑफ s1, तो मैंने s1 का एड्रेस पॉइंटर को दे दिया। अब अगर मुझे अपने स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है, तो मैं पहले क्या कर रहा था, डॉट से एक्सेस कर पा रहा था, बट इस बार जो है मैं किसी और तरीके से इसको एक्सेस करूँगा। किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ptr, एक एरो बनाऊँगा, सबसे पहले अपना डैश लगा दूंगा एक नॉर्मल, फिर एक ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा नेम को, और इसी तरीके से मैं \n डाल दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद मैं इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे %d, और यहाँ पे मैं ptr डॉट रोल नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से पॉइंटर बनाने के बाद आप अपने स्ट्रक्चर्स को पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने प्रिंट डाल दिया है, printf, पाइथन की आदत लग गई है, वहाँ सीधा प्रिंट लगता है, तो printf डालना है यहाँ पे, तो printf, और यहाँ पे आ चुका है ब्रूस और 45। तो यही चीज़ होती है स्ट्रक्चर्स एज पॉइंटर्स। यहाँ पे आपको पता क्या करना होता है, बेसिकली आपका जो ये वाला ऑपरेटर होता है ना डॉट वाला, वो हट जाता है, वो चेंज हो जाता है एरो से। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको डॉट वाला ईजी लगता है तो आप डॉट वाले के साथ जा सकते हो, और अगर आपको ये वाला ज़्यादा ईजी लगता है तो आप इस वाले के साथ जा सकते हो, नो वरीज। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतना सा ही टॉपिक होता है यार ये स्ट्रक्चर्स एज पॉइंटर्स वाला। मैं इसमें आपको एक इनपुट भी लेके दिखा देता हूँ। तो stu_s2, और मैं एक स्टूडेंट पॉइंटर बना लेता हूँ, स्टूडेंट ptrr इक्वल्स टू m% ऑफ s2। इसके बाद मैं scanf कर लेता हूँ यूज़र से, scanf %s, और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ ptr में नेम में, तो m% ptrr नेम में, और बाद में मैं इसी को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो printf %s कॉमा ptrr एरो नेम, और इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे नेम में से पूछेगा लेट्स से हैरी, और हैरी प्रिंट हो चुका है। तो आप दो तरीके यूज़ कर सकते हो, या तो डॉट वाला यूज़ करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको ये वाला इजी लगता है एरो वाली कन्वेंशंस, तो आप एरो वाली कन्वेंशंस को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे फाइल आयो यानी इनपुट आउटपुट, और उसके अलावा उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और उसके बाद हम शुरू करते हैं पाइथन। या तो पाइथन शुरू करेंगे या फिर हम शुरू करेंगे कॉटलिन। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।